Bismillahirrahmanirrahim. We will start next chapter of circulation. Rather, we can say next topic because we are not going through all the chapters. Now, today a small topic we will do that, which is control of blood flow. Basically, blood flows in blood vessels. We studied blood vessels in previous lecture, that different type of blood vessels. कुछ हमने कहा आर्टरियां थी, वेन्स थे, कैपिलरीज थे. अब हम बता रहे हैं कि उनके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, आज बताएंगे उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो फ्लो क्यों होगा, क्या उसका फायदा है और उस फ्लो की रेगुलेशन कैसे. ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है. व्हाई ब्लड फ्लो शुड बी कंट्रोल. कंट्रोल क्यों जरूरी है? कंट्रोल इसलिए जरूरी है कि इसी ब्लड के अंदर क्या होता है. नंबर वन, डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन होती है टू टिश्यू. नंबर टू, न्यूट्रिएंट्स डिलीवर्ड होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड. नंबर थ्री क्या है? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसी ब्लड के थ्रू टिश्यू से. हाइड्रोजन आयन रिमूव होते हैं टिश्यू से. मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द टिश्यू होती है. ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस हार्मोन एंड अदर सब्सटेंस टू डिफरेंट टिश्यू होते हैं. ठीक है, ये इसका इस वजह से दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टू बी रेगुलेटेड. क्लियर. अब ब्लड फ्लो टू डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यू अंडर बेजल कंडीशन, ये आपका बुकिश चार्ट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा इसको देख लें, ये क्या कह रहा है, आप थोड़ा इसको देख लें. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? सी दैट फॉर 1 minute. Now in this picture, these are important body organs. ठीक है, जो बॉडी के अहम हिस्से हैं उनके नाम लिखा है. परसेंट ऑफ कार्डिक आउटपुट, यानी हमारा हार्ट जितना ब्लड पंप करता है उतने उसमें से कितने परसेंट किस ऑर्गन के पास जाता है, ये बात कर रहा है. जैसे यहाँ अगर देख लें टॉप पे 22% हमारी किडनी के पास ब्लड फ्लो जाता है, फिर जो है ब्रेन के पास जाता है, हार्ट के पास जाता है, ब्रोंकाई के पास जाता है, मसल्स के पास जाता है, बोन के पास, अदर ऑर्गन के पास. ठीक है, पोर्टल सिस्टम में जाता है. अब मकसद ये है, इस तरफ एक और इसी को इलुसिडेट किया हुआ है कि ml पर मिनट अगर हम कैलकुलेट करेंगे, यानी ये परसेंटेज तो ये है, लेकिन एक मिनट में कितनी मिलीलीटर ब्लड जो है वो ब्रेन में जाता है. तो 14% अगर हम कैलकुलेट करेंगे 5 लीटर का, तो 700 तक वहां जाएगा. ठीक है. अब राइट की तरफ एक और पैरामीटर है, मिलीलीटर पर मिनट पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू वेट. इसको थोड़ा समझना है. ये बात ये कर रहा है कि 100 ग्राम अगर टिश्यू का वेट लें, उस हिसाब से कितना ब्लड किस टिश्यू में जाता है उसको देख लें. एवरेजली बात हो रही, तो ब्रेन में 50 जाता है, हार्ट में 70, ब्रोंकाई में 25, किडनी में देख लें 360. रिमेंबर, बाकी एड्रिनल ग्लैंड में 300, किडनी के साथ ही सबसे ज्यादा किडनी में वैल्यू आ रही. यानी किडनी के अगर अगर हम वेट में पर 100 ग्राम उसके वेट के हिसाब से ब्लड फ्लो देखें तो सबसे ज्यादा जाता है उसमें. क्लियर दैट. और डेप्थ में अगर जाएंगे इस बात में हम, तो पर 100 ग्राम जो टिश्यू वेट के हिसाब से किडनी से भी ज्यादा एक दो ऑर्गन है जिनमें ब्लड फ्लो होता है, वो कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज हैं. उनमें जो ब्लड फ्लो है वो किडनी से भी ज्यादा है, पर ग्राम टिश्यू के हिसाब से बात कर रहे हैं. ठीक है. अब किडनी से ज्यादा जो है वो लिवर बड़ा है, साइज में भी बड़ा है, ठीक है, वेट में भी बड़ा है, लेकिन पर ग्राम के हिसाब से अगर हम देखेंगे ना, किडनी में ब्लड फ्लो लिवर से भी ज्यादा. ठीक. अब कंट्रोल की बात कर, एक्यूट यानी इसको कहते हैं जल्द कंट्रोल. ठीक, या सिंपली कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो. अब कैसे कंट्रोल होता है ब्लड फ्लो का, लिखा है कि दो इंपॉर्टेंट चीजें, इंक्रीज इन टिश्यू मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज टिश्यू ब्लड फ्लो. किसी भी टिश्यू में मेटाबॉलिज्म, वहां पे उस टिश्यू की एक्टिविटी मेटाबॉलिक बढ़ेगी
उसका ब्लड फ्लो बढ़ेगा। दूसरी बात, रिड्यूस ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इंक्रीजेस टिश्यू ब्लड फ्लो। अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें ब्लड चाहिए होगा ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हो जाए। ठीक, एट ए हाई एल्टीट्यूड एट द टॉप ऑफ द हाई माउंटेन, यानी अब ये बात कर रहे हैं जो काजेज नीचे लिखे हैं चार, ये रिड्यूस ऑक्सीजन के। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे गए, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम है, हाइपोक्सिया के चांसेस है, वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। किसी को निमोनिया हो गया, लंग्स से ब्लड कैप्चर नहीं कर पा रहा ब्लड ऑक्सीजन प्रॉपर, तो उसमें भी ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की बात हो रही है, विच पॉइजन द एबिलिटी ऑफ द हेमोग्लोबिन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये भी एक पॉइंट है कि अगर जो है CO पॉइजनिंग है, उसमें हेमोग्लोबिन की एबिलिटी ट्रांसपोर्ट करने की ऑक्सीजन की क्या है, वो कम हो जाती है। साइनाइड पॉइजनिंग है, वो भी एक प्रॉब्लम है, उसमें भी ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये जस्ट कुछ फैक्टर दिए। अब थ्योरी बात कर रहा है कि क्यों ऐसे होता है, ब्लड फ्लो क्यों बढ़ता है। एक थ्योरी है उसकी वेज़ोडाइलेटर थ्योरी ऑफ एक्यूट ब्लड फ्लो रेगुलेशन। ये बात कर रहा है, या रोल ऑफ एडिनोसिन लिखा है, उस पे आते हैं। इस थ्योरी का मकसद ये है कि ब्लड जब ऑक्सीजन कम हो जाए या मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए किसी टिश्यू का, उस टिश्यू के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो टिश्यू के इर्द गिर्द जो आर्ट्रियोल है, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है, उसको डायलेट कर देते हैं। जब प्री कैपिलरी स्फिंक्टर डायलेट हो जाता है तो फिर जो है उस टिश्यू में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है एट द लेवल ऑफ टिश्यू। ये है वेज़ोडाइलेटर theory. According to the vasodilator theory, the greater the rate of the metabolism or the less the availability of oxygen or some other nutrient to the tissue, the greater the rate of formation of vasodilator substance in the tissue. The vasodilator substances are then believed to diffuse through the tissue to the precapillary sphincter, meta-arterioles and arteriole to cause dilation. Some of the different vasodilator substances are, सबसे पहले एडिनोसिन लिखा हुआ है। ठीक, देन कार्बन डाइऑक्साइड, एडिनोसिन, फास्फेट कंपाउंड, हिस्टामिन, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, ये कुछ चीजें हैं जिन जो मेटाबॉलिज्म से जब बढ़ जाएंगी वेज़ोडाइलेशन करवा के उस टिश्यू में ब्लड फ्लो को बढ़ा देंगे। अब ये इस स्ट्रक्चर को देख लेंगे, टिश्यू है, देखें सेल्स हैं। ठीक, अब ये कैपिलरी लफ्ज लिखा हुआ है, साइड आर्म कैपिलरी, इसका मतलब क्या है, ये वो कैपिलरी जिससे इस टिश्यू को जो है ब्लड सप्लाई होता है न्यूट्रिएंट्स। अभी बात कर रहा है कि ये देखें प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, ये ऐसे है जिसका वाल है, समझ लें। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जितना टाइट होगा ब्लड फ्लो कम होगी, जितना डायलेट होगा ब्लड फ्लो इस कैपिलरी में ज्यादा होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, नीचे मैकेनिज्म भी देखा, डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी लिखा है और इंक्रीज टिश्यू मेटाबॉलिज्म लिखा है। उससे क्या होगा, डिक्रीज टिश्यू ऑक्सीजन हो जाएगा, जिससे नीचे लिखा हुआ क्या है, टिश्यू का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रियोल एंड प्री कैपिलरी स्फिंक्टर हो जाएगा, यानी जब टिश्यू में अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो ये आर्ट्रियोल प्री कैपिलरी स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, इसमें से ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। देखिए टिश्यू का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, तो ये मैकेनिज्म है इसका। नेक्स्ट है एक थ्योरी, ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी। क्लियर, ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी फॉर लोकल ब्लड फ्लो के लिए क्या है कि जितनी ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है उतना फ्लो ज्यादा है। ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड टू कॉज वेस्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन with other nutrient required as well. Therefore, in the absence of adequate oxygen, it is responsible to believe that the blood vessels would relax and therefore dilate. Also, increased utilization of oxygen in the tissue as a result of increased metabolism theoretically could decrease the availability of oxygen to the smooth muscle fiber in the local blood vessels, causing vasodilation.
अब ये बात कर रहा है कि ब्लड वेसल्स के पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी, कौन से ब्लड वेसल, वो जो ब्लड वेसल के अंदर जो स्मूथ मसल है वो जब ऑक्सीजन कम हो जाती है थोड़े डायलेट हो जाते हैं। डायलेट क्यों होते हैं, बात कर रहे हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कम होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो डायलेट होंगे, जब डायलेट होंगे उस टिश्यू में ब्लड फ्लो बढ़ जाए। ये है ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी। अब ये ऑटो रेगुलेशन यानी क्या है, ब्लड फ्लो किसी भी ऑर्गन का ऑटो रेगुलेट होता रहता है, खुद ब खुद कंट्रोल होता रहता है, वो क्यों होता है उसकी अलग थ्योरी है, वो एक है मायोजेनिक थ्योरी। According to this theory, the intrinsic contractile property of smooth muscle fiber present in blood vessel is responsible for autoregulation. अब ये blood vessels क्या है? These are basically smooth muscle. It is known that sudden stretching of the blood vessels cause contraction of smooth muscle fiber present in the wall of vessel, particularly small arteries and arterioles. So, when the arterial blood pressure increases suddenly, अब ये बात करें कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आर्टरीज का तो क्या होता है, द स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स इमीडिएटली कॉज वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड देयरबाय ब्लड फ्लो इज कंट्रोल्ड। इस बात को मैं आपको समझाता हूँ नट शेल में। मायोजेनिक थ्योरी ये बात कर रही है कि अगर खुदा न खास्ता ब्लड जो है प्रेशर बढ़ जाता है किसी वेसल्स का, तो आर्टरी का ब्लड जब प्रेशर बढ़ेगा तो डेफिनेटली फ्लो प्रेशर से होगा। अब जितना ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड वेसल जिन मसल्स की बनी है स्मूथ मसल उनके अंदर स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी, जब स्ट्रेचिंग होगी तो रिफ्लेक्सली स्मूथ मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये मसल है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए इस मैकेनिज्म का नाम है मायोजेनिक। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड फ्लो को थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, तो ब्लड उतना तेजी से आगे नहीं जाएगा, तो ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लड वेसल ड्यू टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर इंक्रीज दी। अब मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, क्या होगा, फ्लो ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सेल फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, कैल्शियम इनफ्लक्स causes contraction of smooth muscle leading to vasoconstriction। दूसरी तरफ ये बात कर रहा है इफ जब ब्लड फ्लो इज लेस सो लेस स्ट्रेचिंग, ठीक, तो कॉन्ट्रैक्शन जो है लेस वेसोडाइलेशन होगी, तो क्या हो जाएगा, तो यानी कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी तो क्या हो, डायलेशन हो जाएगी, जब डायलेशन हो जाएगी ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। यानी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्ट होगी फ्लो कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम होता है तो रिलैक्स होकर वेसल ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। दूसरी थ्योरी वही उसी तरह है, लोकली मेटाबॉलिक टाइप सब्सटेंस, उसको कहते हैं मेटाबॉलिक थ्योरी। ये ऑटो रेगुलेशन की थ्योरी है दोनों, मेटाबॉलिक और मायोजेनिक आर द थ्योरी ऑफ ऑटो रेगुलेशन मींस कांस्टेंट ब्लड फ्लो। अकॉर्डिंग टू दी, ये बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू दी मेटाबॉलिक थ्योरी, नॉर्मल ब्लड फ्लो इज मेंटेन बाय द मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट। वही बात है कि कुछ एंड प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म के। नॉर्मली द फ्लो ऑफ ब्लड washes away the metabolic products. When the blood flow is reduced, there is accumulation of metabolites. These metabolites dilate the blood vessels and bring the blood flow back to normal. Conversely, when the blood flow increases, the vasodilator metabolites are washed out of the tissue quickly. It leads to vasoconstriction and the volume of blood flow becomes normal. कॉमन वेसोडाइलेटर्स ऑफ मेटाबॉलिक ओरिजिन क्या है, एडिनोसिन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लैक्टेट है, हाइड्रोजन है, यानी ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो मेटाबोलाइट्स हैं और ये वेसोडाइलेशन करवाते हैं। ठीक, अब हार्मोनल कंट्रोल यानी ऐसे सब्सटेंस जिनकी वजह से भी इफेक्ट होती है सर्कुलेशन, उसमें कुछ सब्सटेंस हैं जो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाते हैं, वेसोकंस्ट्रिक्टर, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एंजियोटेंसिन 2, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम एडीएच है, वेसोडाइलेटर्स, ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन। ठीक, ये सब्सटेंस भी ब्लड फ्लो का इफेक्ट करते हैं क्योंकि ये ब्लड वेसल्स का ल्यूमन या बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन एंड कैपिलरी सिस्टम, यानी माइक्रो सर्कुलेशन कहते हैं टिश्यू के लेवल पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी स्टडी है, कैपिलरी उनको कहते हैं।
इन जनरल ईच न्यूट्रेंट आर्टरी यानी वो आर्टरी जो न्यूट्रिशन देती है ऑर्गन को एंटरिंग एन ऑर्गन ब्रांचेस 6 to 8 टाइम्स बिफोर द आर्टरीज बिकम स्मॉल इनफ टू बी कॉल्ड आर्टेरियोल। कई मर्तबा डिवाइड होता है विच जर्नली हैव इंटरनल डायमीटर यानी कैपिलरी का इसका बेटा जो आर्टरियोल है उसका इंटरनल डायमीटर 10 to 15 माइक्रोमीटर है। then the arteriole branch 2 to 5 times reaching diameter of 5 to 9 micrometer at their ends where they supply blood to capillaries। दिस स्ट्रक्चर अब क्या है कैपिलरी से पहले वही बात कर रहा है मेटा आर्ट्रियोल स्ट्रक्चर है उसके बाद प्री कैपिलरी स्फिंक्टर होगा। दिस स्फिंक्टर कैन ओपन एंड क्लोज टू द एंट्रेंस ऑफ कैपिलरी। ये बात वही इसमें भी आगे आर्ट्रियोल है देखिए फिर ये मेटा आर्ट्रियोल में यहाँ क्या प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं। अब यही सप्लाई जो कैपिलरी में हो रही है उसको कंट्रोल करते हैं मेटा आर्ट्रियोल है छोटा आर्ट्रियोल उसमें से भी प्री कैपिलरी स्फिंक्टर निकल रहा है फिर ये कैपिलरी टिश्यू को सप्लाई करेगी। एक तरफ उसकी आर्टरी है जहाँ से ब्लड आ रहा है दूसरी तरफ वेन है जहाँ ब्लड जाएगा। ठीक। Two other important thing about the blood flow: active hyperemia and reactive. Active hyperemia what occurs when tissue metabolic rate increases, यानी अगर कोई टिश्यू मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है उसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है इसको हम कहते हैं एक्टिव हाइपरीमिया। हाइपरीमिया का मतलब किसी टिश्यू का ब्लड फ्लो बढ़ जाना है। When a tissue become highly active such as an exercising muscle, a GIT gland during hypersecretive period or even the brain during increased mental activity, the rate of blood flow to the tissue increases. The increase in local metabolism causes the cell to devoid tissue fluid nutrient rapidly and release large quantity of vasodilator substance. The result in dilation of local blood vessel and increased blood flow. In this way, the active tissue receives the additional nutrient required to sustain its new level of function. As noted earlier, active hyperemia in skeletal muscle can increase local blood flow as much as 20-fold during intense exercise। अब ये मैं आपको समझाता हूँ। ये बात कर रहा है हम सपोज करते हैं हमारा मसल है रेस्ट पे तो उसको थोड़ा ब्लड चाहिए। अब जब मसल एक्सरसाइज करेगा व्हाट डू यू थिंक बहुत ज्यादा ब्लड हमें चाहिए। वो कैसे बनेगा मसल जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करेगा मसल के अंदर ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे एक्सरसाइज की वजह से जो कि कंटिन्यूली मसल में ही रहेंगे तो वो क्या करेंगे अपनी इर्द गिर्द की वेसल्स को डायलेट करेंगे मसल का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं एक्टिव हाइपरीमिया। रिएक्टिव का मतलब क्या है आफ्टर टिश्यू ब्लड फ्लो इज ब्लॉक्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम। सपोज हम टिश्यू का ब्लड फ्लो ब्लॉक कर देते हैं थोड़ी देर रोक देते हैं उसके बाद अगर दोबारा खोलते हैं तो वहां का ब्लड फ्लो पहले से ज्यादा हो जाएगा। इसको कहते हैं रिएक्टिव हाइपरीमिया। When the blood supply to a tissue is blocked for a few seconds to as long as 1 hour or more, then it is unblocked. खोल दिया जाता है blood flow through the tissue usually increases immediately 4 to 7 times. This increased flow will continue for a few seconds if the block has lasted only a few seconds, but sometimes continue for as long as many hours if the blood flow has been stopped। ठीक। ये क्यों होता है? अब सिंपल सी बात है जब ब्लड फ्लो ब्लॉक होगा तो वहाँ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे तो जैसे ही खोलेंगे वो और ब्लड फ्लो को बढ़ा देंगे। ठीक है तो thank you so much for today's lecture। We'll stop here basically। We will continue in next lecture what is blood pressure, what is regulation of blood pressure। So today we discuss about the blood flow। We have there in the human body the blood flow is regulated by a certain mechanism at local tissue. Some metabolic products affect the flow of the blood and also autoregulation. We have two theory, one is myogenic theory, other is metabolic theory। Myogenic theory say when blood pressure is increased that stretch the muscle wall of the vessel, smooth muscle, then they constrict to decrease the blood flow। And next is metabolic theory, when due to metabolism increase in the tissue then products are formed, that product cause the vasodilation is called as metabolic theory। So thank you so much। Rejoin the question answer session through same link।